जी। ओके, ठीक है। सो हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आप सबको पता है कि एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट के साथ में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। अब अगला वाला जो जीडी का एग्जाम है वो भी आपका फेब में शेड्यूल्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए तैयारी जो है वो जोरों शोरों से हो रही होगी। और जो 2026 वाले हैं उनकी तैयारी तो और भी ज्यादा जोरों शोरों से होनी चाहिए, क्योंकि अभी उनके पास में ये पूरा साल तो है, बट साल के आखिरी तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी छुट्टियां होती हैं। तो आपकी तैयारी ना अच्छी तरीके से होनी चाहिए। बट तैयारी हम लोग कैसे करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्यों हर बार हम रह जाते हैं, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी कुछ पॉइंट मार्क्स से, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एसएससी जीडी के अंदर एक सेलेक्टेड स्टूडेंट के साथ में कनेक्ट होके उनके बारे में जानेंगे, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, कैसे उन्होंने पढ़ाई की है, क्या लाइब्रेरी वगैरह, ये एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है कि लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया उन्होंने, कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को दिया, ये सारी बातें उनके साथ में करेंगे। सो वेलकम चिन्मय, सबसे पहले मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। तो ओवर टू यू चिन्मय, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दें, और आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो कौन सी पोस्ट पे हुआ है ये भी आप सबके साथ में शेयर करिए। जी बिल्कुल मैम। मैं उड़ीसा से हूँ। और मेरा ओके। हाल ही में जो सीआईएसएफ की पोस्ट में सिलेक्ट हुआ है। और मेरा जो स्कोर था वो 160 में से 135 था। ओके। तो देखो, इन्होंने अपना बता दिया कि भाई कहाँ से बिलोंग करते हैं, और आपको पता है कि अपने क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो उड़ीसा वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो उड़ीसा का अपना एक अलग ही रुतबा होता है। ओके। तो अब यहाँ पे जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि अगर हम सब्जेक्ट्स के डिवीजन की बात करें तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को जीएस के अंदर, है ना, या फिर जी आप मैम। देखेंगे तो कई बार मैथ्स में बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। तो आपने सब्जेक्ट्स को किस हिसाब से डिवाइड किया, कितना कितना टाइम आपने सब्जेक्ट्स को दिया, ये थोड़ा सा आप मुझे बताइए इसके बारे में। मैं मैडम, जब मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ तो मुझे एक ही सब्जेक्ट में मतलब सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। मतलब एक ही चैप्टर उठाया तो अब उसको खत्म करके ही उठना है। बस ऐसे ही मैंने पढ़ता रहता था। और बाकी जीके वाली क्लास, जो 11 वाले क्लास था, वो वहाँ पे आप क्लास कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ज्यादा ही अगर पढ़ना है तो आप लूसेंट ले सकते हैं। लूसेंट में से हो जाता है। और वो जो मतलब वो जो आता है ना, वो रविंद्र सर की जो मैथ बुक आता है, वो मैथ में मैं उसी से ही पढ़ाई करता था। बस। और हिंदी हिंदी थोड़ा बहुत मेरा चलता है इसलिए। ओके। तो देखो, सबसे ज्यादा जरूरी बात जैसे कि इन्होंने बोली कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट उठाते हो, है ना, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर आपका सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बहुत तेजी से कोशिश करते हैं कि चलो मैं जल्दी जल्दी ये वाला सारा का सारा पन्ने खत्म कर लूं। पन्ने तो खत्म हो जाते हैं बट हमारे दिमाग तक वो चीजें पहुंच नहीं पाती। तो यही चीजें मैंने आपको कई बार बोली हैं कि आप जब पढ़ाई करते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सब्जेक्ट के ऊपर जब तक कमांड नहीं हो जाती तब तक वो सब्जेक्ट पूरा नहीं माना जाता। सेकेंडली, जैसे उन्होंने बोला कि 11 बजे के क्लासेस करते हैं और अलग अलग बुक्स इन्होंने बताई हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आप कौन सी वाली बुक को कितना ज्यादा प्रेफर करते हो या इंपॉर्टेंस देते हो। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि अगर हम यहाँ पे मैथ्स की बात कर रहे हैं, है ना, तो मैथ्स के अंदर यूजुअली कौन कौन से वो सेक्शंस होते हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा काम करना चाहिए स्टूडेंट्स को। जी मैम, पहले वो जो पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। वो मैथ्स, वो जो सब्जेक्ट आता है, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम वर्क एंड उसमें सो जो आता है वो मतलब जो वाटर वेजेस, मतलब इसमें से थोड़ा आपको कंप्लीट पहले करना है कॉन्सेप्ट। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट की तरफ जा सकते हो। उसके बाद हर हफ्ते में मतलब एक मिनिमम एक ही मॉक टेस्ट देना है। अगर आप डेली मॉक टेस्ट दे रहे हो तो कोई ये नहीं, आप चलेगा। लेकिन उसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट के बाद, हर एक मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस करना है। और उसमें आप कहाँ फंसे रहते हो इसको खाता में नोट करना है। और अगले बार वो गलती ना हो उस पर भी ध्यान देना है। बस ऐसे ही आप एग्जैक्टली, तो मॉक जैसा कि हाँ, बताइए। ऐसे ही मॉक टेस्ट लगा कर आपका जो टाइमिंग है वो भी इम्प्रूव होता है। और आपका जो क्वेश्चन का वो जो थोड़ा मतलब डिफिकल्ट है वो भी आपको पता लग जाता है। और आपको कॉन्फिडेंस भी फील होता है। और एग्जाम में आप जो बैठते हो कंप्यूटर कंप्यूटर के सामने, कोई स्ट्रेस फील नहीं होता।
एग्जैक्टली तो देखो यहाँ पे अगर हम मैथ्स की बात करें तो जैसे कि इन्होंने बताया कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डीआई, ये आपके सारे कॉमन टॉपिक्स होते हैं। हर एक टॉपिक से आप देखोगे आपको क्वेश्चन मिलता है, ये बहुत ही लाइक जेन्युइन वाले टॉपिक्स है कि हाँ यहाँ से सवाल तो बनेगा। दूसरा प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड हफ्ते में एक मॉक, काफी सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हम तो हर दिन मॉक देते हैं लेकिन मॉक में हमारे नंबर नहीं आते, तो हमें क्या करना चाहिए? तो ये सवाल आज आपसे मैं पूछूंगी चिन्मय, कि कई बार बच्चों को ये क्वेरीज होती हैं कि बहुत सारे मॉक लगा लेते हैं बट नंबर नहीं आते, तो एक्चुअल में गलती कहाँ हो रही है? क्या कहना मैडम, है आपका? मैं भी जो प्रिपरेशन स्टार्ट करा था उस टाइम मतलब मुझे लगता था कि हर क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा। मतलब एग्जाम में बैठते ही ये मेरा तीसरी अटेम्प्ट है। पहला और दूसरी दूसरी अटेम्प्ट में पहला अटेम्प्ट में मैं रिटन ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था। मतलब पहला मॉक टेस्ट में मेरा नंबर था 160 में से 63 था। और मुझे मुझे देखकर भी ऐसे ऐसे लगता था कि मेरा तो हो जाना चाहिए था, कैसे मैं रह गया। ऐसा लग रहा था। मतलब मैंने मुझे सब क्वेश्चन तो सब मुझे आता था, लेकिन वो जो कंप्यूटर के सामने वो जो टाइमिंग थोड़ा चला जाता है, इसलिए थोड़ा मेरा नहीं हो पाया। अगली बार मैंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की, मॉक टेस्ट दिया और उसका एनालिसिस किया, फिर धीरे धीरे मेरा स्कोर जो है वो बढ़ता गया, मुझे भी अच्छा लगा। और कॉन्सेप्ट भी मुझे उस मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस करना है, कहाँ से मैं गलती कर रहा हूँ, जीके में कितना ठीक हो रहा है, कितना गलती हो रहा है, और कहाँ गलती हो रहा है, इसको सीखना पड़ेगा मैडम। ऐसे ही मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ता है। जी, देखो यही चीज़ मैंने भी आप लोगों को कई बार बोली हुई है कि जब भी हम मॉक देने के लिए बैठते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ है कि हफ्ते में 1 मॉक या फिर हफ्ते में 2 मॉक दीजिए। और वो मॉक भी आपको तब देने हैं जब आपके पास में उस पर्टिकुलर चैप्टर की क्लैरिटी है। अगर चैप्टर की क्लैरिटी नहीं होगी, आप कितने भी मॉक दे लो, आपके सारे सवाल बनेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले आपको चैप्टर के ऊपर कमांड लेके आना है। अगर कमांड हो जाएगी तो ईज़िली सारी चीज़ें आपके लिए हो जाएँगी। अब देखो जैसे इन्होंने भी बोला कि 3rd अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो कई बार बच्चे परेशान होने लगते हैं, अरे मेरा तो पहला अटेम्प्ट था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ना वो हमारे पेरेंट्स ऐसे कह रहे हैं या हमारे पड़ोसी ऐसे कह रहे हैं या हमारे दोस्त ऐसे कह रहे हैं। तो कई बार ये चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो चिन्मय, क्या आपने भी ऐसा कुछ फेस किया था कि जब आपका भी फर्स्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी? मैं मुझे भी बहुत गिल्टी फील हुआ था, लेकिन लोगों की ताना ने मुझे बहुत परेशान करके रखे थे कि ऐसा तो इसका तो कुछ भी पेपर नहीं निकलेगा, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे मुझे बहुत दुख हुआ था, इसलिए मैंने भी उसको माइंड में रखकर मुझे करना था कि हाँ, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ। मतलब ऐसा नंबर लाना है कि कोई सा भी पोस्ट हो, बस लेके जाना है। इसलिए मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस ही सीआईए से भरा था। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए तो देखो ये ना सबकी लाइफ में ऐसा मोड़ जो है ना वो आता ही है। ऐसा सिर्फ आप नहीं है, ये सबके साथ में होता है। बट हाँ, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है, अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में कुछ करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, तभी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जैसे कि हम जीके जीएस की बात करें, है ना? रीजनिंग में तो देखो सिंपल है, आंसर आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कितनी भी तुम जुगाड़ लगा लो, ठीक है? तो जीके जीएस के अंदर कितना टाइम देना चाहिए कि बच्चे को कोई भी पर्टिकुलर अगर चैप्टर है तो वो इजीली उसको समझ में आ रहा है, इजीली वो उसको याद कर पा रहा है, तो मैक्सिमम टाइम कितना देना चाहिए किसी एक टॉपिक को या किसी एक सब्जेक्ट को? कितना टाइम आपने दिया था? कि जीके जीएस में वो तो एक भास्ट ही सब्जेक्ट कह लो, वो भी होता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं हो पाएगा। वो आप अगर पढ़ने बैठते हो ना, तो अच्छे से एक कोई सा भी चैप्टर उठाओ, पॉलिटी हो गया या फिर हिस्ट्री हो गया या फिर ज्योग्राफी हो गया, किसी को भी उठाओ, अच्छे से पढ़ना है पहले। पहले उसके बाद धीरे धीरे आप कहाँ सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हो वो भी करिए। लेकिन और उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए। वो जो अगर आपको इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, तो यूट्यूब में प्रैक्टिस सेट वाली वो भी क्लास चलता है। यूट्यूब में प्रैक्टिस सेट वाली क्लास वो भी कर सकते हो। बस उसके बाद आपका आपका लेवल थोड़ा बढ़ते जाएगा। और पढ़ाई की मतलब जीके जीएस में आप मतलब हर सब्जेक्ट को एक एक घंटा दे सकते हो। एग्जैक्टली हर सब्जेक्ट को एक एक घंटा दीजिए। एंड सिंपल सी चीज है, जब तक आप उसके ऊपर अच्छा कमांड नहीं ले रहे हो उस चैप्टर को बार बार पढ़ो। आप किसी भी बुक को प्रेफर करो, कोई भी किताब आप उठा लो जीके जीएस की, कम से कम 5 to 6 मंथ का समय लग जाता है उस किताब को पूरा खत्म करने में, एक बार में। आप सोचो कि उसी एक बार में आपको याद भी हो गया, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हर एक चीज समय चाहती है, अगर आपने उसको समय नहीं दिया तो वो कभी भी आपके फेवर में नहीं होगा। अच्छा,
इसके बाद में अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि भाई रीजनिंग का क्या सिनारियो रखना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, कुछ बच्चों के साथ में मैथ्स स्ट्रांग होती है, रीजनिंग वीक होती है, रीजनिंग अच्छी होती है तो जीएस वीक होती है। तो पूरे हफ्ते भर में अगर हम शेड्यूल बनाते हैं तो शेड्यूल के हिसाब से क्या हम रीजनिंग को ऑल्टरनेट डेज पे रख सकते हैं, या हम मैथ्स अगर बहुत अच्छी आती है तो 1 घंटे मैथ्स प्रैक्टिस कर ली, 1 घंटे रीजनिंग कर लिया, 2 घंटे जीके जीएस दे लिया। तो आपका क्या शेड्यूलर था, यानी कि आपका क्या पूरा टाइम टेबल हुआ करता था पूरे दिन भर का? जी मैम, पहले तो मैं सुबह जब उठता था 5 बजे उठ के पहले रनिंग वगैरह क्लियर करके पीटी पीटी करके के बैठता हूँ। बस उसके बाद तुरंत आपकी जो करंट अफेयर की क्लास है वो लेने के बाद उसके बाद मैंने मैथ प्रैक्टिस 2 घंटे मैथ ही करता हूँ। मैथ के बाद उसके बाद रीजनिंग। रीजनिंग के लिए 1 ही घंटा काफी है। अगर आपका बेसिक थोड़ा स्ट्रांग है तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ जा सकते हो या फिर मॉक टेस्ट लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर लो, या फिर यूट्यूब में भी चलता है वो प्रैक्टिस सेट, उसको उसको भी आप ले सकते हो। उसके बाद हिंदी हिंदी मैंने हिंदी दिया था, इंग्लिश नहीं था। मैंने हिंदी हिंदी को भी मैंने 1 घंटा ही दिया था। हिंदी हिंदी के बाद आपका जो आता है जो 11 वाली जीके जीएस क्लास वो ले सकते हैं। लेने के बाद अगर आपको कुछ ज्यादा ही कुछ पढ़ना है तो फिर आप लुसेंट या फिर कोई सा भी किताब उठाइए उसको पढ़ने लग जाइए बस। और मेरा एग्जैक्टली जीएस में exactly. भी थोड़ा बहुत गलत हो के मेरा 20 में से 15 ठीक था, 20 में से 15। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा स्कोर रहा। इतना तो आजकल बच्चों को पहले ही है कैसे आंसर होगा, कैसे मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगा, यही होने लगता है। तो यहाँ पे 2 आवर्स 1 आवर 1 आवर अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इनको चेंज कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक बच्चे का अपना खुद का अलग टाइम टेबल होता है। किसी को हिंदी पसंद है, किसी को इंग्लिश पसंद है, किसी को जीके जीएस अच्छी लगती है, किसी को मैथ्स, किसी को रीजनिंग, अपने अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे आप जो शेड्यूल है ना उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो आप कौन से वाले बैच में, आपने अभी बैच का नाम लिया, तो आप कौन से वाले बैच से थे? मैंने प्रारंभ बैच लिया था मैम। उसके बाद प्रारंभ बैच के बाद एसएससी सीजीएल सूर्या बैच भी लिया था। उसमें से जो ओके, आप सूर्या दोनों बैच। दोनों बैच में भी आप ज्योग्राफी में ही पढ़ाते थे। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, सूर्या बैच से अभी मैं क्लास के आखिरी में सूर्या बैच के बारे में भी बात करूंगी। तो ये सारी चीजें तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली, सब्जेक्ट्स वगैरह के बारे में। अब थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों की बड़ी सारी क्वेरीज आती हैं मेरे पास में, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह उठ के लाइब्रेरी भी जाते हैं। मतलब उनका कहना ये है कि हमें घर पे वो चीजें मिल नहीं पाती हैं जिस हिसाब से हमें अपना पूरा एनवायरमेंट होना चाहिए कि मुझे इस जगह पे बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। तो क्या लाइब्रेरी जाना इतना ज्यादा जरूरी है? क्या घर पे बैठ के वाईटी से, यूट्यूब से या पेड बैचेस से क्या आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता? भाई सिलेक्शन होता है। तो इसके बारे में भी सीधे चिन्मय से पूछते हैं कि इसमें उनकी क्या राय है। हाँ। अगर मैम देखिए, अगर आपके पास कोई लाइब्रेरी है, अगर आप शहर में रहते हो तो आप जा सकते हो। लेकिन हमारा यहाँ हम गांव में रहते हैं। गांव में यहाँ पे लाइब्रेरी दूर 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 है, इसलिए हम लाइब्रेरी नहीं, यहीं घर पे ही पढ़ाई करते थे। घर पे बस डोर दरवाजा बंद करके अपने को लॉक कर देते हैं। बस जब चैप्टर खत्म होता है तब हम बाहर निकलते थे। बस जो हमारा जो टाइम टेबल है वो फिनिश होकर ही हम निकलते हैं। उसको आधा मतलब छोड़ते नहीं। इसलिए हम घर पे ही रह के पढ़ाई करते थे मैम। घर पे एग्जैक्टली exactly. तो ऐसा रहकर भी नहीं है कि सिलेक्शन अगर आप आप, हो सकता है। घर पे रहकर भी सिलेक्शन हो सकता है, ये नहीं कि लाइब्रेरी नहीं हुआ तो हमारा नहीं होगा, या फिर कुछ नहीं होगा। मतलब घर पे रहकर भी अगर आप सोच लिए थे ये करना है तो करना है बस, और कुछ नहीं। एग्जैक्टली exactly. तो आप आराम से घर पे रह के भी पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपके आसपास में ऐसे रिसोर्सेज नहीं है तो आप इजीली घर पे रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको भाग भाग के अलग जगहों पर जाके तैयारी करने की जरूरत पड़े। तो घर का माहौल कैसा है? मतलब सिलेक्शन होने के बाद में अपना अलग ही एक रुतबा हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, त्योहार त्योहार जैसे लगने लगते हैं। तो घर पे कैसा लग रहा है? जी, घर पे सब खुश है, मम्मी पापा सब खुश है। बस यही कि अब यही टाइम स्पेंड करना है उनके साथ, फिर चला जाएंगे ट्रेनिंग पे, ये सब। एग्जैक्टली exactly. तो देखो, जब मैं बोलती हूँ ना कि दिवाली हो, होली हो, या जगन्नाथ पूजा हो, या फिर कोई भी फेस्टिवल क्यों ना हो, हर एक फेस्टिवल तभी आपको अच्छा लगेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी फील्ड में आपका सिलेक्शन हो, सिलेक्शन होना इज मैंडेटरी। सिलेक्शन के बिना देखो कोई भी चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी, चाहे कितना भी कुछ भी क्यों ना हो, और घर में आसपास कितने भी लोग क्यों ना हो, बट अगर जेब में पैसा नहीं होता ना तो कोई नहीं पूछता। ये हमारे जीवन का एक सत्य है जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो लास्ट मैसेज की तरफ चलेंगे। तो चिन्मय, लास्ट में आप कुछ कहना चाहोगे सारे एस्पिरेंट्स को, अपना कोई मैसेज देना चाहोगे आप?
जी मैडम, जो पहला अटेम्प्ट दूसरा अटेम्प्ट निकलता है तो मतलब मैं भी टूट गया था, मतलब कि मेरा होगा या फिर नहीं। सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। फिर मैंने अपना गलतियों को सीखा, कहाँ मेरा गलती हो रहा है, कहाँ मैंने पहली बार तो मैंने इंडियन आर्मी का रनिंग ही फेल कर लिया था, इसलिए थोड़ा मैं रनिंग में कमजोर था। रनिंग के साथ साथ मैंने फिर रिटन की तैयारी की, और उसके साथ मेरा निकल गया। इसलिए कि आपको जब आप हारने लगते हो, ये मत सोचो कि आप हार गए हो। अ, उसके बाद भी आप लड़ सकते हो। लड़ो, दम तक लड़ो, बस जीतना है, ये मन में लेके। एग्जैक्टली exactly. जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि अभी इन्होंने बताया भी कि इन्होंने पेड बैचेस भी ज्वाइन किए हुए थे, तो आप में से भी अगर कोई सूर्या बैच ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी अभी स्टार्ट हुआ है। उन्होंने नाम लिया तो मुझे याद आ गया, तो सूर्या बैच भी अभी स्टार्ट हुआ है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो, सीजीएल है या सीएचएसएल है, या इन फ्यूचर आप जीडी के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो आपके लिए पीडब्ल्यू ऐप पे बहुत सारे बैचेस आपको मिलेंगे, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपकी जो सेल्फ स्टडी है, सेल्फ स्टडी का प्रॉपर एक प्लानर होना जरूरी है, जो आप फॉलो करो। ओके, फॉलो करना जरूरी है। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैंने स्किप कर दी, बाद में यही लोग होंगे जो मुझे बोलेंगे मैम आपने ये नहीं पूछा, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, व्हाट अबाउट करंट अफेयर्स? ये दुख खत्म क्यों नहीं होता? इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मतलब कितना करंट अफेयर्स बच्चे को पढ़ के जाना चाहिए? करंट अफेयर की मैम मैं तो बताऊं कि करंट अफेयर मैंने अभी एक नोट ही बनाया है, एक नोट आप देख सकते हैं। करंट अफेयर जी। नोट आपको और मतलब हर दिन पढ़ना है करंट अफेयर। ये नहीं कि छः छः साल की देख लिया या फिर एक साल की देख लिया आपका हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब अगर वो थोड़ा घुमा के पूछता है। इसलिए थोड़ा आपको मतलब अच्छे से पढ़ के जाना है। करंट अफेयर रोज 7 बजे आपको लेना ही लेना है। एग्जैक्टली exactly. जैसे कि अभी बिहार पुलिस का भी एग्जाम हुआ, तो उसमें भी बच्चों को लग रहा था कि इजी आ जाएगा, इजी आ जाएगा, तो उन्होंने भी नोट करके क्वेश्चंस को पूछना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि किसको पद्म अवार्ड नहीं मिला या फिर किसको भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला। तो अगर आपको यही नहीं पता है कि किसको मिला है, तो आप उसमें से एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। तो सारी चीजों को जब तक आप साथ में लेके नहीं चलोगे, तब तक सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है। तो आज हमारे साथ में चिन्मय है। मैं चाहती हूँ कि अगली बार जब ये इंटरव्यू सेशन हो, तो आप में से भी कोई ना कोई स्टूडेंट जरूर से ऐसे कनेक्ट हो। एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ज्यादा शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी, पूरी टीम की तरफ से भी, आपको भी। एंड फैमिली में तो खुशी का माहौल होता ही होता है, डेफिनेट सी बात है। सो थैंक यू सो मच चिन्मय, आपने हमारे साथ में कनेक्ट किया, टाइम निकाला। अच्छा, एक चीज और, ये आपका ड्रीम जॉब है या इसके अलावा भी कुछ और सोचा हुआ है? नहीं मैम, मेरा तो ड्रीम जॉब सीपीओ है, और इसके बाद भी Okay. मुझे प्रिपरेशन की तरफ जाना है। मतलब ऐसे मतलब पढ़ते पढ़ते मतलब जो ऐसे जीडी निकल गया, और मेरा टारगेट तो सीपीओ है मैम। पढ़ते पढ़ते जीडी निकल गया। ये देखो, ये बात यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर करती है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सिलेबस सेम होता है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट कि आप अपने ड्रीम जॉब को अचीव करें, और अगला वाला जो इंटरव्यू हो वो आमने सामने बैठ के हो, बस इसी की उम्मीद करेंगे। ठीक है, सो मैम, थैंक यू सो मच चिन्मय। एंड होपफुली आपसे मुलाकात हो कभी ना कभी, या अभी आप लोगों का 28 तारीख को जो सेशन है सम्मान समारोह, अगर आप पॉसिबिलिटीज हो तो आप वहां पे भी जरूर से आइएगा। ओके, सो मैम, थैंक यू सो मच चिन्मय, थैंक यू सो मच समय निकाल। थैंक यू। थैंक्स मैम।